वेलकम टू माय चैनल स्केर्सिटी वन। माय नेम इज धर्मेंद्र सिद्धानी और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे राजस्थान बोर्ड के मॉडल के। सबसे पहले जो है इनका खंड अ यानी सेक्शन ए है जिसमें इन्होंने एमसीक्यूज दिए हैं और यहां पर मैं देख रहा हूं टोटल इस मॉडल पेपर के अंदर आपको 12 एमसीक्यूज दिए हैं। 12 अबजद यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको मिलेंगे बोर्ड के एग्जाम पेपर में। ठीक है, सबसे पहला जो इन्होंने क्वेश्चन दिया है वो है समष्टि अर्थशास्त्र की विषय सामग्री नहीं है। मतलब 4 ऑप्शन दिए हैं, इन 4 में से समष्टि अर्थशास्त्र की विषय सामग्री नहीं है। ठीक है, निर्गत स्तर, रोजगार स्तर, मुद्रास्फीति, मांग व पूर्ति संतुलन। ठीक है, निर्गत स्तर, रोजगार स्तर, मुद्रास्फीति व मांग व पूर्ति संतुलन। ठीक है, निर्गत स्तर यानी आउटपुट लेवल, रोजगार स्तर यानी कि एम्प्लॉयमेंट लेवल, इन्फ्लेशन यानी कि मुद्रास्फीति जिसको हम इन्फ्लेशन कहते हैं, तथा मांग व पूर्ति का संतुलन। तो इसका राइट आंसर है मांग व पूर्ति का संतुलन, क्योंकि आपको याद होगा मांग व पूर्ति के संतुलन को हम लोग पढ़ते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर, जिसमें हम बाजार मांग और बाजार पूर्ति, जहां पर दोनों रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, जहां पर बाजार का संतुलन होता है, तो ये एक व्यष्टि का विषय है। तो इसका राइट आंसर है मांग व पूर्ति संतुलन, क्योंकि ये समष्टि का नहीं व्यष्टि का विशेष है। दूसरा क्वेश्चन है इसमें, निम्न में से पूंजीगत वस्तु का उदाहरण नहीं है। इन 4 में से पूंजीगत वस्तु का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो मैं आपको बता दूं, 2 तरह की वस्तुएं होती हैं, एक होती हैं उपभोग वस्तुएं और एक होती हैं पूंजीगत वस्तुएं। उपभोग वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनका प्रयोग उपभोक्ता निजी प्रयोग के लिए करता है। वे वस्तुएं जिनका प्रयोग उपभोक्ता द्वारा निजी प्रयोग के लिए किया जाता है, वे उपभोग वस्तुएं कहलाती हैं। और पूंजीगत वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनका प्रयोग हम हमारे व्यापार में करते हैं, हम हमारे बिजनेस में प्रॉफिट अर्न करने के लिए करते हैं। तो मैं आपको 4 ऑप्शन रख रहा हूं, आप बताना कि इसमें से पूंजीगत वस्तु कौन सी नहीं है। ठीक है, मशीनें, औजार, गोदाम तथा घरेलू कंप्यूटर यानी कि मशीनरीज, इक्विपमेंट्स, वेयर हाउसेस और डोमेस्टिक कंप्यूटर। तो इसका राइट आंसर है डोमेस्टिक कंप्यूटर यानी घरेलू कंप्यूटर, मतलब वो कंप्यूटर जिसका हम प्रयोग हमारे निजी प्रयोग के लिए कर रहे हैं, तो वो पूंजीगत वस्तु नहीं है यहाँ पर। तो ये इसका राइट आंसर है। मशीनें, औजार तथा गोदाम रॉन्ग है। अगला है एनएनपी-एमपी से क्या आशय है? अगला क्वेश्चन इन्होंने दिया है एनएनपी-एमपी से क्या आशय है? एनएनपी-एमपी से क्या आशय है? तो एनएनपी-एमपी का मतलब क्या होता है? देखिए, राष्ट्रीय आय के अंदर जब हम इनको पढ़ते हैं तब आप लोग ये जो पहला एन होता है, इस पहले एन का मतलब होता है शुद्ध यानी कि नेट। दूसरे एन का मतलब होता है राष्ट्रीय यानी नेशनल। पी का मतलब होता है यहाँ पर उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट, और एमपी का मतलब होता है यहाँ पर बाजार कीमत। एमपी का मतलब यहाँ इनको पहले लिखा जाता है बाजार कीमत। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म क्या बन गया एनएनपी-एमपी का? बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद तथा साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। तो सी इसका राइट आंसर है, बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। अगला है केंद्रीय बैंक की स्थापना कब हुई? तो केंद्रीय बैंक की स्थापना मैंने आपको बताया था, केंद्रीय बैंक की स्थापना 1935 में हुई थी। 1 अप्रैल 1935 केंद्रीय बैंक की स्थापना हुई थी, 1 अप्रैल 1935। और इसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो हुआ था 1 जनवरी 1949 को। ठीक है, 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई और 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ। तो अभी इस क्वेश्चन में पूछा है कि केंद्रीय बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? तो केंद्रीय बैंक की स्थापना हुई 1935 के अंदर। ठीक है, और राष्ट्रीयकरण का अगर वो आपसे पूछता है तो उसका सन है 1949। निम्न में से मुद्रा पूर्ति का अगला क्वेश्चन है, निम्न में से मुद्रा पूर्ति का कौन सा रूप संव्यवहार के लिए सबसे तरल व आसान माना जाता है? देखो, मुद्रा के अंदर एक बात कही जाती है, यानी कि आप ले लो कि कौन सी संपत्ति सबसे तरल होती है। तो जिस संपत्ति को आप जल्द से जल्द मुद्रा में कन्वर्ट कर सकते हो, मुद्रा में परिवर्तित कर सकते हो, वो सबसे तरल मानी जाती है। तो सबसे तरल मुद्रा पूर्ति का माप है M1। मैंने आपको मुद्रा वाली वीडियो में बताया था कि मुद्रा पूर्ति के 4 माप होते हैं, M1, M2, M3 तथा M4। तो इसमें से सबसे तरल माप जो होता है वो होता है M1, जिसका फॉर्मूला होता है M1 = C प्लस DD प्लस OD। C प्लस DD प्लस OD। C मतलब होता है यहाँ पर करेंसी, मतलब जो पैसा हमारे पास नोट या सिक्कों के रूप में रहता है, हमारे पास रहता है।
डीडी का मतलब होता है यहाँ पर मांग जमा, यानी कि डिमांड डिपॉजिट, वो पैसा जो आप बैंक में कभी भी जमा करा सकते हो, कभी भी आप निकलवा सकते हो आपकी आवश्यकता अनुसार। जैसे हमारा बचत खाते में जो पैसा होता है या हमारी चालू खाते में जो पैसा होता है वो हमारी डीडी के अंदर आती है। यहाँ पर एफडी वाला पैसा नहीं इंक्लूड होगा। एफडी जो होती है वो फिक्स डिपॉजिट होती है, वो एक निश्चित समय अवधि के लिए आपकी जो पैसा है वो बैंक के पास जमा हो जाता है, तो वो आपकी मांग जमा नहीं होती, वो सावधि जमा होती है। यहाँ पर आपका मांग जमा का पैसा लिया जाता है, मतलब आप जब चाहे उसको बैंक से निकलवा सकते हो। और ओडी का मतलब होता है यहाँ पर अन्य जमा जो आरबीआई के पास रहती है, ठीक है। तो मुद्रा पूर्ति का सबसे तरलतम रूप है M1। अगला क्वेश्चन है इसमें, निम्न में से कौन सा बजट का एक प्रकार है? निम्न में से कौन सा बजट का एक प्रकार है? तो मैंने आप लोगों को बजट वाली वीडियो में बताया था कि बजट 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है बचत का बजट, एक होता है संतुलित बजट और एक होता है घाटे का बजट, ठीक है। एक होता है बचत का बजट, एक होता है संतुलित बजट और एक होता है घाटे का बजट, ठीक है। बचत के बजट को हम अधिशेष बजट भी कहते हैं, अधिशेष, ठीक है। तो यहां पर ऑप्शन दिए हैं, 3 ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन है, जैसे कि संतुलित बजट, अधिशेष बजट, घाटे का बजट और एक है उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर आएगा उपयुक्त सभी। ये तीनों ही बजट के प्रकार हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चयन की समस्या क्यों उत्पन्न होती है? चयन की समस्या क्यों उत्पन्न होती है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, असीमित आवश्यकता, सीमित संसाधन, संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोग और चौथा है उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर भी होगा उपयुक्त सभी, क्योंकि एक व्यक्ति चयन कब करेगा, आपके पास चॉइस कब होगी, ठीक है, आप चॉइस कब करोगे? सबसे पहली चीज कि आपके पास जो पैसा है, जो आपके पास संसाधन है, कोई भी संसाधन हो सकते हैं, चाहे भूमि हो गई, चाहे भवन हो गया, चाहे पैसा हो गया, वो आपके पास सीमित है। हमारी आवश्यकताओं की तुलना में हमेशा हमारे पास जो संसाधन होते हैं वो सीमित होते हैं, और हमें भी पता है कि हमारी जो आवश्यकता है वो असीमित होती है, कभी खत्म ही नहीं होती, ठीक है। तो संसाधन हमेशा सीमित होते हैं और हमारी आवश्यकताएं असीमित होती हैं, तथा हमारे संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोग होते हैं। इन्हीं 3 कारणों की वजह से चयन की समस्या उत्पन्न होती है, ठीक। तो इसका उत्तर भी आएगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, तटस्थता वक्र या अधिमान वक्र का ढाल कैसा होता है? तो तटस्थता वक्र का ढाल जो होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक है। इसको आप उन्नतोदर भी बोल सकते हैं, ठीक है। उन्नतोदर होता है, कॉन्वेक्स कहा जाता है। तो तटस्थता वक्र का जो ढाल होता है वो उन्नतोदर होता है, कॉन्वेक्स। इसमें 4 ऑप्शन है, नतोदर, क्षैतिज, उन्नतोदर और लंबवत। तो इसका राइट आंसर है स, उन्नतोदर। गिवन वस्तुओं की कीमत व मांग के मध्य कैसा संबंध पाया जाता है? मैंने आपको मांग वाले चैप्टर में पढ़ाया था कि मांग का जो डायग्राम होता है वो ऋणात्मक बनता है, इस तरीके से ऋणात्मक बनता है। क्यों बनता है ऋणात्मक? क्योंकि कीमत में तथा मांग मात्रा में ऋणात्मक संबंध होता है। कीमत तथा मांग मात्रा में हमेशा ऋणात्मक संबंध होता है। ऋणात्मक मतलब विपरीत संबंध होता है। लेकिन जो गिफिन वस्तुएं होती हैं, गिफिन वस्तुओं का मतलब होता है घटिया वस्तुओं से, ठीक है। जो प्रोफेसर गिफिन थे उन्होंने इस नियम के अपवाद की खोज की थी। नॉर्मली हम कोई भी वस्तु अगर हम लेते हैं तो उनमें उसकी कीमत और उसकी मांग में ऋणात्मक संबंध होता है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि ये मार्कर है, अब इस मार्कर की कीमत अगर बढ़ जाएगी तो मार्केट में इसकी डिमांड कम हो जाएगी, और अगर इसकी कीमत घट जाए तो मांग अधिक हो जाएगी, मतलब विपरीत संबंध हो गया। लेकिन घटिया वस्तुओं के केस में ये नियम लागू नहीं होता, घटिया वस्तुओं के केस में ये नियम लागू नहीं होता। वहां ऋणात्मक की जगह धनात्मक डायग्राम बनता है, धनात्मक संबंध होता है। तो इसमें पूछा है कि गिवन वस्तुओं की कीमत व उनकी मांग के मध्य कैसा संबंध पाया जाता है? तो इनमें धनात्मक संबंध पाया जाता है। उसके बाद है सीमांत उत्पाद का सूत्र लिखिए। सीमांत उत्पादन का मतलब होता है मार्जिनल प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है डेल्टा टीपी अपॉन डेल्टा क्यू, डेल्टा टीपी अपॉन डेल्टा क्यू, ये इसका फॉर्मूला होता है। एक और फॉर्मूला है इसका नेट टीपी माइनस प्री टीपी। तो लेकिन अभी आपको 4 ऑप्शन जो दे रखे हैं उसमें से यही इसका राइट आंसर है, आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। तो इसका आंसर राइट है बी, डेल्टा टीपी अपॉन डेल्टा क्यू। फिर है औसत स्थिर लागत वक्र की आकृति। औसत स्थिर लागत वक्र की आकृति किस प्रकार की होती है ना। यानी औसत स्थिर लागत की जो आकृति होती है वो किस प्रकार की होती है? तो उसकी आकृति आयताकार अतिपरवलय होती है, आयताकार अतिपरवलय। उसका डायग्राम भी कुछ तटस्थ वक्र की तरह ही बनता है, आयताकार अतिपरवलय, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं इसे इंग्लिश में। अगला क्वेश्चन है बार लास्ट जो एमसीक्यू है हमारा, अल्पकाल में कुल लागत
व कुल परिवर्तनशील लागत के मध्य अंतर होता है। जो देखो मैंने आपको बताया था कि जो कुल लागत होती है, कुल लागत के दो भाग होते हैं, कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तनशील लागत। जब भी हम किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं ना बिजनेस में, तो कुछ खर्चे आते हैं और खर्चे हमेशा दो प्रकार के होते हैं भाई। जो हमारा कुल खर्चा है वो दो भागों में बटा हुआ होता है, कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तनशील लागत। भाई कुछ खर्चे हमारे व्यवसाय में स्थिर रहते हैं, फिक्स्ड रहते हैं, कुछ वेरिएबल होते हैं मतलब परिवर्तनशील होते हैं। तो इस क्वेश्चन में इसने पूछा है कि कुल लागत व कुल परिवर्तनशील लागत के मध्य का अंतर क्या कहलाता है। तो कुल लागत व कुल परिवर्तनशील लागत के मध्य का अंतर कहलाता है कुल स्थिर लागत, TFC कहलाता है, कुल स्थिर लागत। तो इसका राइट आंसर है अ, यानी कि ए, TFC। ठीक है, तो ये थे इसके कुछ अवसर के क्वेश्चन जो 12 दे रखे थे आपको। अब हम बात करते हैं रिक्त स्थान की। तो इस बार पहली बार बोर्ड ने आपको रिक्त स्थान भी दिए हैं, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स भी दिए हैं। तो फिल इन द ब्लैंक्स में सबसे पहला जो फिल इन द ब्लैंक्स है, अच्छा टोटल इन्होंने फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं 6 फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं आपको। तो सबसे पहला जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो है डैश 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 को आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। डैश 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 को आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। तो इसका राइट आंसर है एडम स्मिथ। एडम स्मिथ को आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। उसके बाद है डैश 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 में डैश 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 भारत में करेंसी जारी करता है। तो हम सभी पता है कि भारत में करेंसी जारी करने का कार्य एक ही संस्था द्वारा किया जाता है, वो है RBI, यानी भारतीय रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। RBI द्वारा भारत में करेंसी को जारी किया जाता है। तीसरा क्वेश्चन है सरकार का हस्तक्षेप, चाहे वह मांग विस्तार करने के लिए हो या इसे कम करने के लिए हो, वह क्या कहलाता है। मतलब जब सरकार क्या करती है, जब अधिमांग की स्थिति या न्यून मांग की स्थिति को कंट्रोल करने के लिए जब इसमें हस्तक्षेप करती है, तो इसे क्या कहते हैं, तो इसे राजकोषीय नीति कहा जाता है। राजकोषीय नीति कहा जाता है। ये समष्टि अर्थशास्त्र का प्रश्न है कि जब देश के अंदर मुद्रा स्थिति की स्थिति होती है या मुद्रा अस्थिति की स्थिति होती है, तो इसे दो तरीके से हटाया जा सकता है। जैसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में तेजी की स्थिति या मंदी की स्थिति कहते हैं। तो तेजी या मंदी की स्थिति यानी मुद्रास्फीति या मुद्रा अस्फीति की स्थिति को कंट्रोल करने के लिए दो ही उपाय होते हैं, एक होता है मौद्रिक उपाय और एक होता है राजकोषीय उपाय। तो जब RBI तेजी या मंदी की स्थिति को कंट्रोल करती है तो उसको बोलते हैं मौद्रिक उपाय, लेकिन जब सरकार तेजी या मंदी की स्थिति को कंट्रोल करती है तो उसको बोलते हैं राजकोषीय उपाय। तो इसका राइट आंसर है राजकोषीय उपाय। फिर है इसमें केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था का निकटतम उदाहरण है। पहले चैप्टर में, परिचय वाले चैप्टर में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि 3 तरह की अर्थव्यवस्थाएं होती है, बाजार अर्थव्यवस्था, केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था और तथा मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो बाजार अर्थव्यवस्था में निजी व्यक्तियों का स्वामित्व होता है। केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था में सारा कार्य जो होता है, सारे डिसीजन है, सारे निर्णय है वो सरकार द्वारा लिए जाते हैं। और मिश्रित अर्थव्यवस्था में सारे निर्णय निजी और सरकार दोनों द्वारा लिए जाते हैं। जैसे कि भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इसने हमसे पूछा है कि केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था का निकटतम उदाहरण कौन सा है। तो सबसे निकटतम उदाहरण है चाइना। ठीक है, चीन में जो है वो केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था प्रचलित है, चलती है। ठीक है, अगला इन्होंने क्वेश्चन पूछा है ऊंचे तटस्था वक्र डैश 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 संतुष्टि प्रदान करते हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया, जैसे ये बताया था तटस्था वक्र, जब हम एक से ज्यादा तटस्था वक्र बनाते हैं, जब हम एक से ज्यादा तटस्था वक्र बनाते हैं तो उसे तटस्था मानचित्र कहते हैं। ये तटस्था मानचित्र होता है IC1, IC2, IC3। तो सबसे ऊंचा वाला वक्र अधिक संतुष्टि दर्शाता है और सबसे नीचा वाला वक्र कम संतुष्टि को दर्शाता है। ये हमेशा ध्यान रखें, जो सबसे ऊपर वाला होगा वो अधिक संतुष्टि को दर्शाएगा और जो सबसे नीचे वाला वक्र होगा वो कम संतुष्टि को दर्शाएगा। तो इसने पूछा है कि ऊंचे तटस्था वक्र डैश 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 संतुष्टि प्रदान करते हैं, तो अधिकतम संतुष्टि प्रदान करते हैं। और लास्ट इन्होंने जो रिक्त स्थान पूछा है वो है दीर्घ काल में उत्पादन के सभी साधन डैश 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 होते हैं। तो दीर्घ काल में उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील साधन होते हैं। देखिए मुख्यतः वैसे माना जाता है कि उत्पादन के 5 साधन होते हैं, पूंजी, भूमि, श्रम, प्रबंध और साहसी। पूंजी, भूमि, श्रम, प्रबंध और साहसी, ये 5 साधन होते हैं उत्पादन के। अगर हमें उत्पादन बढ़ाना है तो सीधी सी बात है, हमें इन्हें 5 साधनों में भी परिवर्तन करना पड़ेगा। लेकिन हम देखेंगे कि हमारे पास समय अवधि कितनी है। अगर हमारे पास समय अवधि अल्पकाल की है, कम समय अवधि है, तो हम 5 में परिवर्तन नहीं कर सकते। श्रमिक में कर सकते हैं, बाकी सारे साधन स्थिर रहते हैं, यानी कुछ साधन स्थिर, कुछ साधन परिवर्तनशील। लेकिन अगर हमारे पास दीर्घ काल होता है, लॉन्ग रन होता है, लॉन्ग टर्म होता है,
तो हम उत्पादन के सभी साधनों में परिवर्तन कर सकते हैं। तो इसका उत्तर है दीर्घकाल में उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील साधन होते हैं, परिवर्तनशील आएगा। तो ये थे एक एक नंबर वाले अवसद तथा रिक्त स्थान। अब हम बात करेंगे एक नंबर वाले क्वेश्चंस की। एक नंबर वाले जो क्वेश्चन है वो आपको टोटल 12 क्वेश्चन दिए हैं इस बार। तो इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है आर्थिक एजेंट से क्या अभिप्राय है। आर्थिक एजेंट यानी इकोनॉमिक एजेंट क्या होते हैं। तो आर्थिक एजेंट वह व्यक्ति या वह संस्था होती है जिसके द्वारा आर्थिक निर्णय लिए जाते हैं। मतलब कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था जो आर्थिक निर्णय ले रही है, इकोनॉमिक डिसीजन ले रही है, ठीक है, वही व्यक्ति या वही संस्था आर्थिक एजेंट कहलाएगी। तो आप इसकी परिभाषा कैसे लिख सकते हैं, जिस व्यक्ति या संस्था द्वारा आर्थिक निर्णय लिए जाते हैं उसे आर्थिक एजेंट कहा जाता है। दूसरा है अंतिम वस्तुएं किसे कहते हैं। तो अंतिम वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिन्होंने उत्पादन की सीमा रेखा को पार कर लिया है तथा वे अंतिम प्रयोगकर्ता द्वारा प्रयोग के लिए तैयार होती हैं। अंतिम वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिन्होंने उत्पादन की सीमा रेखा को पार कर लिया है तथा जिन्होंने जो अंतिम प्रयोगकर्ता द्वारा प्रयोग के लिए तैयार है। जैसे मान लीजिए कि मुझे बाजार से ये बोर्ड खरीदना है, तो ये बोर्ड मेरे लिए अंतिम वस्तु है। क्यों? क्योंकि ये बनकर रेडी हो चुका है और इसके अंतिम प्रयोगकर्ता यानी कि मुझे, मेरे लिए या मेरे प्रयोग के लिए तैयार है। तो अंतिम वस्तु में वे वस्तुएं होती है जो बनकर तैयार हो चुकी है और जो अपने प्रयोगकर्ता द्वारा प्रयोग के लिए तैयार है। तीसरा क्वेश्चन है मूल्यह्रास से क्या अभिप्राय है। हालांकि जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट हैं वो तो बहुत अच्छे से जानते हैं डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है। तो मूल्यह्रास का मतलब क्या होता है कि जब भी हम स्थायी संपत्तियों का लगातार प्रयोग करते हैं, फर्नीचर हो गई, ठीक है, हमारे पास कोई ट्रक हो गया, ट्रैक्टर हो गया, कोई हमारी संपत्ति हो गई, तो किसी भी स्थायी संपत्ति का लगातार प्रयोग करने से उसके मूल्य में जो गिरावट आ जाती है, उस गिरावट को ही क्या कहा जाता है, मूल्यह्रास कहा जाता है। आप कोई भी नई संपत्ति खरीदते हैं, स्थायी संपत्ति खरीदते हैं, जैसे आपने कोई फर्नीचर खरीदा, अब मान लेते हैं कि आपने वो फर्नीचर 1 लाख रुपए में खरीदा, आने वाले 5 साल बाद उसकी जो वैल्यू होगी वो 5 लाख रुपए थोड़ी होगी, वो तो कम हो जाएगी। तो कितना कमी आई उसमें, वही कमी ही क्या कहलाती है, मूल्यह्रास कहलाती है। तो परिभाषा क्या होगी, इसका अर्थ क्या हो गया कि स्थायी संपत्तियों का लगातार प्रयोग करने पर उनके मूल्य में जो गिरावट आ जाती है उस गिरावट को मूल्यह्रास कहा जाता है। अगला है नकद मुद्रा कोष रखने का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है। यानी कि आपको पता होगा कि प्रत्येक व्यापारिक बैंक को अपनी कुल जमा राशि का एक निश्चित प्रतिशत भाग, कुछ निश्चित प्रतिशत भाग केंद्रीय बैंक यानी कि आरबीआई के पास रखना जरूरी होता है, जिसे नकद आरक्षित अनुपात कहते हैं। तो ये रखा क्यों जाता है, तो आर्थिक संकट की स्थिति के लिए इसे रखा जाता है। कि मान लेते हैं कि अगर व्यापारिक बैंकों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है, तो उस आर्थिक संकट की स्थिति से बचाव करने के लिए प्रत्येक व्यापारिक बैंक अपना कुछ नकद कोष आरबीआई के पास जमा रखती है। ठीक है। अगला है वस्तु विनिमय से क्या आशय है। बहुत इजी इसका उत्तर है, वस्तु के बदले वस्तु का लेन देन करना वस्तु विनिमय कहलाता है, जो कि पहले चलता था, आज भी कहीं किसी न किसी गांव में चलता होगा, मे बी आई डोंट नो, लेकिन हाँ चलता है, इतना जरूर है। तो ये क्रिया वैसे भारत की राष्ट्रीय यानी किसी भी देश की राष्ट्रीय में जुड़ भी नहीं पाती है, क्योंकि ये नॉन मॉनेटरी होती है, यानी कि ये मुद्रा के रूप में नहीं होती है। तो वस्तु के बदले वस्तु का लेन देन करना क्या कहलाता है, वस्तु विनिमय कहलाता है। पूंजीगत प्राप्तियों का एक उदाहरण है। अब यहाँ पर ये पूंजीगत प्राप्तियां किसके रूप में पूछी गई है, तो ये सरकारी बजट के अंदर से क्वेश्चन पूछा गया है। तो 2 तरह की प्राप्तियां होती है सरकार की, एक होती है राजस्व प्राप्तियां और एक होती है पूंजीगत प्राप्तियां। तो राजस्व प्राप्तियां क्या होती हैं, वे प्राप्तियां जिससे सरकार की न तो उसके दायित्व बढ़ते हैं और न ही सरकार की संपत्तियां कम होती है। न तो दायित्व बढ़े न संपत्तियां कम हुई, ठीक है ना। जैसे सरकार को हम लोग टैक्स पे करते हैं, कर का भुगतान करते हैं, तो सरकार के लिए तो ये प्राप्ति हो गई है ना, सरकार के लिए क्या होगी, प्राप्ति हो गई। अब ये प्राप्तियां जो होती है सरकार की वो 2 प्रकार की होती है, राजस्व और पूंजीगत। तो कर जो है वो सरकार के लिए एक राजस्व प्राप्ति है, क्योंकि जब हम सरकार को टैक्स पे करते हैं तो ना तो इससे सरकार की कोई देयता दायित्व उत्पन्न हो, न सरकार की कोई संपत्ति कम हुई। लेकिन मान लेते हैं कि अगर सरकार ऋण ले लेती है या उधार ले लेती है, आरबीआई से ले लेती है या विश्व बैंक से ले लेती है या किसी अन्य देश की सरकार से ले लेती है, तो ये जो ऋण या उधार है ये सरकार की प्राप्ति तो है, लेकिन इससे दायित्व बढ़ने के कारण से यह सरकार की एक पूंजीगत प्राप्ति हो जाती है। तो आप उदाहरण में लिख सकते हैं ऋण तथा उधार। एक और उदाहरण है इसका विनिवेश।
विनिवेश का मतलब क्या होता है कि जब सरकार अपनी प्रतिभूतियां निजी व्यक्तियों को हस्तांतरित कर देती है, मतलब जब सरकार की जो संपत्ति है उसकी प्रतिभूतियां या सरकार की संपत्तियां जब वो निजी व्यक्तियों को हस्तांतरित की जाती है, तो इससे क्या होता है निजीकरण, इसे निजीकरण भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब सरकार अपनी संपत्तियां बेच रही है, सरकार को पैसा तो मिल रहा है लेकिन सरकार की संपत्तियां कम हो रही है, तो अगर संपत्ति कम हो रही है तो वो सरकार की एक पूंजीगत प्राप्ति का उदाहरण होता है। तो या तो दायित्व बढ़ जाए जैसे कि ऋण या उधार में, या संपत्ति कम हो जाए जैसे कि विनिवेश में, तो ये सरकार की पूंजीगत प्राप्ति कहलाती है। उसके बाद है किन्स की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम लिखिए। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, जो 1936 में प्रकाशित हुई थी। कई सारे बच्चे एडम स्मिथ की बुक और जॉन मेनार्ड किन्स की बुक में कंफ्यूज होते हैं। एडम स्मिथ की जो बुक थी वो 1776 में प्रकाशित हुई थी, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ द नेशन, जो 1776 में प्रकाशित हुई थी। और जो किन्स की पुस्तक है उसका नाम है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, जो 1936 में प्रकाशित हुई थी। तो आपको सन तभी लिखना है जब आपको सन याद हो। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था में सभी महत्वपूर्ण निर्णय किसके द्वारा लिए जाते हैं? तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था में सभी महत्वपूर्ण निर्णय सरकार के द्वारा लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है पूरक वस्तुओं के दो उदाहरण लिखिए। तो पूरक वस्तुएं वे वस्तुएं होती है जिनका प्रयोग हम लोग साथ साथ में करते हैं, जैसे कि ये बोर्ड और ये मार्कर, ठीक है, लाइट और मतलब बिजली और पंखा ले लो, या बिजली और ट्यूबलाइट ले लो, ठीक है ना। या आप ले सकते हैं जैसे मार्कर और स्याही ले सकते हैं, मार्कर और स्याही जिनका प्रयोग मुझे साथ साथ में करना पड़ेगा। बिना मार्कर के स्याही कोई काम की नहीं है और बिना स्याही के मार्कर कोई काम का नहीं है। कार और पेट्रोल ले लीजिए। तो ये पूरक वस्तुओं की कुछ उदाहरण है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। फिर है उत्पादन फलन की परिभाषा लिखिए। तो उत्पादन और उत्पादन के साधन, उत्पादन तथा उत्पादन के साधनों के मध्य पाया जाने वाला फलनिक गणितीय भौतिक संबंध उत्पादन फलन कहलाता है। उत्पादन और उत्पादन के साधनों के मध्य जो संबंध पाया जाता है फलनिक गणितीय, उसी को ही क्या कहते हैं? उत्पादन फलन कहते हैं। उसके बाद है हास्यमान पैमाने के प्रतिफल से आप क्या समझते हैं? तो हास्यमान पैमाने के प्रतिफल का मतलब ये होता है कि देखिए, मान लेते हैं कि हमने उत्पादन के सभी साधनों में 20% की वृद्धि करी, ठीक है, मैंने यहाँ पर उदाहरण लिख रखा है। मान लेते हैं कि हमने उत्पादन के सभी साधनों में 20% की वृद्धि करी। 20% की वृद्धि कैसे? मान लो मेरे पास पहले 100 श्रमिक थे, तो अब मेरे पास 120 श्रमिक हो गए। पहले मान लीजिए मेरे पास पूंजी जो थी वो 2 लाख रुपए थी, अब मेरे पास 2,40,000 है, मतलब मैंने 20%, मतलब सभी साधनों में मैंने 20% की वृद्धि कर दी। लेकिन मेरा उत्पादन सिर्फ 10% ही बढ़ा। उत्पादन जो बढ़ा मेरा वो 10% ही बढ़ा, मतलब इनकी तुलना में कम बढ़ा। तो इसको पैमाने के घटते प्रतिफल या पैमाने के हास्यमान प्रतिफल कहते हैं, ठीक है। और अंतिम क्वेश्चन है 1 नंबर का, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में फर्म की कुल संप्राप्ति ज्ञात करने का सूत्र बताइए। तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में फर्म की कुल संप्राप्ति ज्ञात करने का, यानी कि कुल संप्राप्ति का मतलब होता है TR, टोटल रेवेन्यू। तो टोटल रेवेन्यू को ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है Q इंटू P, ठीक है, Q इंटू P, यानी कि Q मतलब होता है यहाँ पर बेची गई मात्रा और P का मतलब होता है कीमत। तो बेची गई मात्रा को कीमत से गुणा करने पर आपको कुल संप्राप्ति प्राप्त होती है। तो ये थे इसके 1 नंबर वाले। अब हम बात करते हैं 2 नंबर वाले कुछ क्वेश्चन की। 2 नंबर में सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसमें, यदि बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद, बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद को हम इंग्लिश में GDP-MP लिखते हैं। बाजार कीमत यानी मार्केट प्राइस हो गया, सकल को बोलते हैं ग्रॉस, घरेलू को बोलते हैं डोमेस्टिक और उत्पाद को प्रोडक्ट। तो GDP-MP जो आपका दे रखा है वो दे रखा है 310 रुपए, 310 रुपए दे रखा है, यानी बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद होता है, दे रखा है 310 रुपए। और मूल्य हासिल को हम लोग लिखते हैं डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन इन्होंने लिखा है 50 रुपए, डेप्रिसिएशन दिया हुआ है 50 रुपए। इसके थ्रू, मतलब इस जो आपको डेटा दे रखा है इसके थ्रू आपको बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद निकालना है, यानी कि NDP-MP निकालना है आपको, ठीक है। तो NDP-MP कैसे निकालते हैं? बहुत इजी है। पहले आप देखिए, यहां पर MP है, यहां पर MP, प्रोडक्ट है, डोमेस्टिक है, मतलब यहां तक तो कोई चेंज नहीं था। ये पहला जो वर्ड है, पहला जो लेटर है, यहां पर G है, यहां पर N है। N का मतलब होता है नेट, G का मतलब होता है ग्रॉस। तो जब आप ग्रॉस में से, यानी कि GDP-MP में से जब आप मूल्य हासिल को माइनस करेंगे, डेप्रिसिएशन को घटाएंगे, तो ये ग्रॉस जो है वो नेट में बदल जाएगा। तो 310 में से 50 जब आप माइनस करेंगे तो आंसर आएगा आपका 260। ये 260 ही आपका क्या है? बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद, बाजार कीमत पर
शुद्ध घरेलू उत्पाद, ये आपका राइट आंसर है। अगला है वस्तु विनिमय की कोई दो कठिनाइयां बतानी है। तो वस्तु विनिमय जैसा कि मैंने बताया कि वस्तु के बदले वस्तु का लेन देन करना वस्तु विनिमय कहलाता है। और इसमें हम किन किन कठिनाइयों का सामना करते हैं तो मेरी वीडियो में वैसे आप देख सकते हैं। फिर भी इसकी कुछ कठिनाइयां जैसे दोहरे संयोग का अभाव, मूल्य मापन में कठिनाई आदि, उधार के लेखे में कठिनाई, अविभाज्य वस्तुओं के विनिमय में कठिनाई, ऐसी बहुत सारी है, लेकिन मुख्य आप देख सकते हैं दोहरे संयोग का अभाव और मूल्य मापन में कठिनाई। अगला क्वेश्चन है राजस्व व्यय तथा पूंजीगत व्यय में अंतर बताने। तो राजस्व व्यय तथा पूंजीगत व्यय में अंतर, राजस्व व्यय वे व्यय होते हैं जिससे सरकार की न तो कोई संपत्ति में वृद्धि होती है और न ही कोई दायित्व कम होते हैं। मतलब सरकार खर्चा तो कर रही है लेकिन न तो सरकार की कोई संपत्ति बढ़ रही है, न सरकार के कोई दायित्व कम हो रहे हैं। लेकिन पूंजीगत जो व्यय होते हैं उससे या तो सरकार की कोई संपत्ति बढ़ जाएगी या उसके दायित्व कम हो जाएंगे। एक अंतर तो आप इसके अर्थ का दे सकते हैं, दूसरा अंतर जो है आप उसके उदाहरण से दे सकते हैं। जैसे मैंने बताया राजस्व व्यय वे व्यय होते हैं जिससे न तो सरकार का कोई संपत्ति बढ़ेगा न सरकार की कोई दायित्व कम होंगे। कैसे? जैसे मान लो सरकार बेरोजगारी भत्ता दे रही है, छात्रवृत्ति दे रही है, आप लोगों को स्कॉलरशिप दे रही है, या बेरोजगारी भत्ता या विधवा पेंशन दे रही है, या सरकार विकलांगों को कोई सहायता दे रही है, या सरकार ने कुछ गरीब व्यक्तियों के लिए कुछ स्कीम निकाल दी, मिड डे मील चला दिया। तो ये सारे जो सरकार के खर्चे होते हैं इससे देखो ना तो सरकार की कोई संपत्ति बढ़ रही है न सरकार का कोई दायित्व कम हो रहा है। तो ये सरकार की राजस्व प्राप्तियां होती है, सॉरी राजस्व भुगतान होते हैं, राजस्व व्यय होते हैं। तथा पूंजीगत व्ययों में अगर मैं बात करूं तो जैसे सरकार ने मान लो किसी हॉस्पिटल का निर्माण करवा दिया, किसी विद्यालय का निर्माण करवा दिया, कोई ब्रिज सरकार ने बना दिया, ओवर ब्रिज बना दिया, तो इससे सरकार की संपत्तियां बढ़ रही है। या सरकार ने आरबीआई से लिया हुआ लोन जो था वो वापस पे कर दिया, वापस से चुका दिया, तो सरकार का दायित्व कम हो गया। तो यानी कि या तो संपत्ति बढ़ जाए या जो व्यय दायित्व है वो कम हो जाए, तो ये सरकार की पूंजीगत व्यय होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सार्वजनिक वस्तुओं व निजी वस्तुओं में क्या अंतर होता है। तो सार्वजनिक वस्तुएं वे वस्तुएं होती है जिस पर जो सभी व्यक्तियों का सामान्य रूप से अधिकार होता है, जैसे कि रेलवे स्टेशन हो गए ना, बस स्टैंड हो गए, या कोई पार्क हो गया, जिस पर सभी व्यक्तियों का सामान्य रूप से अधिकार होता है। ठीक है। और निजी वस्तुएं वे वस्तुएं होती है जो किसी निजी व्यक्तियों की होती है, जैसे आपका कोई बाइक हो गया, आपका कंप्यूटर हो गया, आपका मोबाइल फोन हो गया, ये आपकी निजी वस्तु है। और कोई पार्क हो गया, रेलवे स्टेशन है, रोडवेज बसेस है, ये सार्वजनिक वस्तु है। ठीक है। हम सबको इन्हें मिलजुल के यूज भी करना है, इनका प्रयोग भी करना है तथा इन्हें संभालना भी है। अगला है व्यष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा दीजिए। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र की वह शाखा होती है जिसमें आर्थिक क्रियाओं का निर्णय वो उसका जो नियमन होता है वो छोटे स्तर पर किया जाता है। मतलब जब हम आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन, उसका उनकी समस्याओं को समझने का जो प्रक्रिया है वो जब हम छोटे स्तर पर करते हैं तो वो व्यष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। ठीक है, जिसका दूसरा नाम कीमत सिद्धांत भी है। अगला जो क्वेश्चन इन्होंने दिया है उसमें एक टेबल दे रखी है, मैं यहाँ पर टेबल आपको बना के बता देता हूँ। क्वांटिटी इसमें दे रखी है 1 2 3 4 5 और 6, टीयू दे रखा है और एमयू दो कॉलम ऐसे दे रखे हैं। ठीक है, टीयू में हमें दे रखा है 20, उसके बाद 20, उसके बाद दे रखा है यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, फिर 53 है, 63, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर 76 है। यहां पर हमें दे रखा है 20, 18, 15, क्वेश्चन मार्क, 8 और फिर क्वेश्चन मार्क है। तो सबसे पहले तो हमें फॉर्मूला आनी चाहिए। टीयू का जो फॉर्मूला होता है वो सिग्मा एमयू होता है। सिग्मा का मतलब होता है जोड़, और एमयू का जो फॉर्मूला होता है वो डेल्टा टीयू अपॉन डेल्टा क्यू भी होता है, तथा नेक्स्ट टीयू माइनस प्री टीयू भी होता है, नेक्स्ट टीयू माइनस प्री टीयू भी होता है। तो देखते हैं, तो इन क्वेश्चन को ऐसे ही किया जाता है जैसे यहाँ 20-20 दोनों भरे हुए। यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ हमें टीयू ज्ञात करना है, तो टीयू का फॉर्मूला है सिग्मा एमयू। तो 20 और 18 को आप जोड़ दो, 20 और 18 को आप जोड़ दो, तो यहाँ आ जाएगा कितना आ जाएगा, 38 आ जाएगा। ठीक है ना, आप चेक भी कर सकते हैं 18 सही है नहीं, तो 38 में से 20 घटाइए 18 आएगा, क्योंकि एमयू का फॉर्मूला क्या है, नेक्स्ट टीयू माइनस प्री टीयू। 38 में से 18 गए, 38 में से 20 गए, तो आपके पास क्या आ गया 18। फिर यहां पर 38 में हमने 15 को जोड़ा, तो यहां पर 53 आ गया जो दिया हुआ है। फिर यहां पर 63 है, अब आपको एमयू निकालना है, तो एमयू का फॉर्मूला क्या है, नेक्स्ट टीयू माइनस प्री टीयू। तो 63 माइनस 53 किया तो यहां आ गया 10, 63 माइनस 53 करने पर 10 आ गया। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पर इसने फिर टीयू पूछ लिया, तो टीयू का फॉर्मूला है सिग्मा एमयू। तो देखिए 20 का 20 था, 20 और 18 होते हैं 38, फिर 38 देखो एमयू को निकालने का एक शॉर्ट फॉर्मूला मैं बताता हूँ। 20 का 20 आ गया,
20 में 18 जोड़े तो 38, 38 में 15 जोड़े तो 53, 53 में 10 जोड़े तो 63, 63 में 8 जोड़े तो यहां पर आ जाएगा 71। अब 71 और यहां पर है 76, तो 76 में से 71 गए तो यहां बचा 5, तो ये आ गया एफयू 5। ठीक है, आप देख सकते हैं 71 और 5 होते हैं 76। तो इस तरीके से इस सारणी को पूरा कर सकते हैं। 2 नंबर की सारणी इन्होंने दे रखी है यहां पर। उसके बाद है अल्पकाल तथा दीर्घकाल को समझाना है। तो अल्पकाल वह समयावधि होती है जिसमें उत्पादन के सभी साधन जो होते हैं वो आप परिवर्तन नहीं कर सकते, तो कुछ साधन स्थिर होते हैं, कुछ साधन परिवर्तनशील होते हैं। और दीर्घकाल वह समयावधि होती है जिसमें उत्पादन के सभी साधन जो होते हैं वो परिवर्तनशील साधन होते हैं। ठीक है, तो एक अंतर तो आप इसके अर्थ का दे सकते हैं। दूसरा अंतर ये लिख सकते हैं कि अल्पकाल में कुछ साधन स्थिर होते हैं और कुछ परिवर्तनशील होते हैं, दीर्घकाल में सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं। अल्पकाल में उत्पादन के 3 नियम पढ़ते हैं हम लोग, उत्पत्ति वृद्धि नियम, उत्पत्ति समता नियम और उत्पत्ति ह्रास नियम। तथा दीर्घकाल में हम लोग पढ़ते हैं पैमाने के प्रतिफल, पैमाने के बढ़ते प्रतिफल, पैमाने के स्थिर प्रतिफल और पैमाने के घटते प्रतिफल। फिर इसने पूछा है पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में 2 विशिष्ट है। तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की वह अवस्था होती है जिसमें असंख्य क्रेता और असंख्य विक्रेता पाए जाते हैं तथा जिसमें सभी वस्तुएं समरूप होती है, समान रूप की होती है। तो इसकी पहली विशेषता है असंख्य क्रेता व असंख्य विक्रेता, और दूसरी विशेषता इसकी पूर्ण समरूप वस्तु है, ये इसकी विशेषता होगी। ठीक है, तथा पूर्ति की कीमत लोच का सूत्र बताना है। तो पूर्ति की कीमत लोच का सूत्र है P/Q इंटू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P। ठीक है, यहां पर P का मतलब पुरानी कीमत है, Q का मतलब पुरानी पूर्ति मात्रा है, डेल्टा Q का मतलब पूर्ति मात्रा में परिवर्तन और डेल्टा P का मतलब होता है कीमत में परिवर्तन। तो ये इसके कुछ 2 नंबर वाले क्वेश्चन। अब जो इसके 3 नंबर और 4 नंबर वाले क्वेश्चन भी दे रखे हैं, 3 नंबर वाले कुछ इसमें 1 2 3 और 4 क्वेश्चन इन्होंने दिए हैं। तो 4 नंबर के इन्होंने 3 क्वेश्चन भी इन्होंने दिए हैं। तो ये बड़े क्वेश्चन है, तो बड़े क्वेश्चन को तो मैं सॉल्व यहाँ पर पूरा लिखकर नहीं करवा सकता, लेकिन इससे रिलेटेड जो भी नोट्स हैं वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा सकता हूँ। तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, या मेरे टेलीग्राम स्कैरसिटी वर्ल्ड के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप उस पर भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं वहां आपको सभी नोट्स प्रोवाइड कर सकता हूँ। ओके, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर कुछ नहीं समझ में आया हो या बाय मिस्टेक कोई ऐसी चीज रह गई हो तो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या मुझे मैसेज कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।